नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 25 नवंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज आपके लिए कुछ आर्टिकल आज का जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रोज़ ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आज का जो आर्टिकल है वो भू पॉलिटिक्स यानी कि जियो पॉलिटिक्स किस प्रकार से बदलती है भू राजनीतिक परिदृश्य, उसके बारे में बताऊँगा कि किस तरह से भारत ने चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड का गठन किया। और उसको माना जा रहा था कि चीन की विरोधी संस्था है वो, लेकिन जो क्वाड के सदस्य हैं वो सारे चीन के साथ वार्ता में लगे हुए हैं और अपने रिलेशन को नॉर्मल कर रहे हैं। लेकिन भारत का जो अभी तक मुद्दा था चीन के साथ में वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है और इसलिए भारत सरकार तो बात करने से कतरा रही है अभी। इसी चीज़ को आज समझेंगे। उसके अलावा आज का जो मुख्य अपना एक और टॉपिक होगा। मुख्य क्या होगा? एक टॉपिक है जिसमें किसी और चीज़ की शुरुआत हो रही है। वो किस चीज़ की शुरुआत हो रही है? तो एससी कैटेगरी में भी सब कैटेगरी होगा। अब जैसे अभी समझे ही नहीं होंगे बहुत सारे लोग, जैसे सेंटर में आज भी ओबीसी केवल होता है। ये चीज़ तो पता होगा आपको, सेंटर में आज भी केवल ओबीसी होता है। लेकिन बिहार राज्य में जाएंगे तो ओबीसी दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है ईबीसी और एक होता है बीसी। ठीक है, ईबीसी में, ओबीसी में भी जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी कैटेगरी होती है। उसी प्रकार से पहली बार देश में एससी को भी सब कैटेगराइज किया जा रहा है और आज या कल में ऐलान हो सकता है। चुनाव के दौरान इसका ऐलान किया जाएगा और इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आज का आर्टिकल शुरू करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा आर्टिकल होगा। और द हिंदू में आया था कि भले ही बाइडन बात कर ले सी जिनपिंग से, लेकिन भारत को बात नहीं करना चाहिए। इसी चीज़ को समझते हैं कि क्या है जियो पॉलिटिक्स। देखिए क्या लिखा हुआ है कि हाल के हफ्तों में भारत के क्वाड साझेदार कौन कौन? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने चीन के साथ उच्च स्तरीय राजनीतिक अंतःक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि भारत तब तक चीन के साथ राजनीतिक व आर्थिक चर्चा फिर से शुरू करने को तैयार नहीं है जब तक कि वर्ष 2020 के बसंत के समय में 2020 के फरवरी मार्च के दौरान चीन की जो सेना है वो हमारे इलाकों में घुसकर बैठ गई लद्दाख में और आज तक वहाँ से पीछे नहीं गई है। आपने अपने मीडिया में इसकी चर्चा नहीं सुनी होगी, राष्ट्रवादी नेताओं से इसकी चर्चा नहीं सुनी होगी। सारा राष्ट्रवाद हमारा पाकिस्तान पर ही निकलता है। चीन के दौरान हमारे विदेश मंत्री बोलते हैं कि इस चीज़ पर हम बस बात कर रहे हैं और टाले जा रहे हैं। 2020 से कोई मुद्दा खिंचा चला आ रहा है और वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसके कारण से भारत ने बातचीत को टाल रखी है 2020 ईस्वी से। इस चीज़ को भी हमने देखेंगे। इसमें शुरू हुए लद्दाख सैन्य गतिरोध का संतोषजनक समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। लद्दाख में जो शुरू हुआ था 2020 में कन्फ्लिक्ट, 2023 बीत रहा है और उसका कोई भी समाधान आज तक नहीं निकला है। इस परिदृश्य ने इस संबंध में चर्चा गर्म किया है कि भारत को विभिन्न जटिल विवादों के समाधान के लिए चीन से संलग्न होने के अपने मौजूदा दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को लेकर फिर से क्या हो रहा है? तो चर्चा हो रहा है। देखिए, भारत चीन संबंधों में मौजूदा प्रमुख विवाद कौन कौन से हैं, पहले हम इस चीज़ को देखेंगे। भारत और चीन का रिलेशन आपके आईआर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक होगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही जो चीन के अध्यक्षता में, चीन के अगुवाई में ब्रिक्स देशों का वर्चुअल बैठक हुआ जिसमें हमास और इजराइल के कन्फ्लिक्ट पर बातचीत हुई। उसमें भारत के प्रधानमंत्री जी ने हिस्सा नहीं लिया। उसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आए थे, ईरान के आए थे, ब्राज़ील के आए थे, रूस के पुतिन आए थे, चीन के सी जिनपिंग थे, लेकिन भारत के केवल विदेश मंत्री गए थे। इसीलिए क्योंकि हम चीन की अगुवाई वाले किसी भी संगठन में अब 100% पार्टिसिपेंट नहीं बनेंगे हम। और ब्रिक्स में चीन का दबदबा बन गया है जब से नए देश ऐड हुए हैं तब से। ओके, अब कुछ टर्मिनोलॉजी आएगा, उन टर्मिनोलॉजी को ज़रा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि कई बार पीटी में भी वो चीज़ पूछ लिया जाता है। अंग्रेज़ों द्वारा प्रस्तावित जॉनसन लाइन ने अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया था। जॉनसन लाइन ने अक्साई चीन को किसका हिस्सा बनाया था? तो जम्मू कश्मीर रियासत को अक्साई चीन का। चीन ने जॉनसन रेखा को अस्वीकार कर दिया और मैकडोनाल्ड रेखा का समर्थन करते हुए अक्साई चीन पर नियंत्रण का दावा किया और नियंत्रण कर भी लिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, नियंत्रण कर भी लिया। वर्तमान में अक्साई चीन का प्रशासन चीन के पास है, लेकिन भारत का इस मुद्दे पर आधिकारिक रुख यह है कि चूंकि यह जम्मू कश्मीर लद्दाख का एक भाग है, इसलिए भारत का अभिन्न अंग क्या है? तो अक्साई चीन हमारा अभिन्न अंग है। ऐसा हम बोलते रहते हैं, लेकिन है नहीं वो हमारे पास में। वो किसके पास में है? तो चीन के पास में, उसी के एडमिनिस्ट्रेशन में है।
मध्य क्षेत्र, हिमालय प्रदेश व उत्तराखंड में भी कुछ विवाद है, जहां पर आए दिन चीनी सेना जो है घोड़ा पर बैठकर हमारे क्षेत्र में घुसे चले आते हैं और हम नहीं कुछ कर पाते हैं। मध्य क्षेत्र में अपेक्षाकृत मामूली विवाद मौजूद है, जहां भारत और चीन के बीच मानचित्र के आदान प्रदान में वास्तविक नियंत्रण पर मोटे तौर पर सहमति तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत विवाद तो होता ही रहता है। पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल और सिक्किम में बहुत बड़ा विवाद है। चीन मैकमोहन लाइन को अवैध व अस्वीकार्य मानता है, दावा करता है कि जिन तिब्बत प्रतिनिधियों ने 1914 में शिमला में आयोजित कन्वेंशन, जहां मैकमोहन रेखा को मानचित्र पर निरूपित किया गया था, पर हस्ताक्षर किए, तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था। इसलिए मैकमोहन लाइन को चीन जो है वो अपनी सीमा मानता ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पर भी कई बार अनाधिकृत रूप से दावा कर देता है। सीमा पर घुसपैठ की घटनाएं आपने बहुत बार देखी हैं, बहुत ही बार देखा होगा आपको। जल बंटवारे को लेकर भी विवाद है। बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो चीन के तिब्बत वाले इलाके से भारत में प्रवेश करती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, सतलज नदी हो गया, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी विवाद है। ब्रह्मपुत्र सहित अन्य सीमा पारीय नदियों पर चीन के बांध निर्माण गतिविधि भारत के लिए चिंता का कारण है, जिससे दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का मुद्दा तनाव उत्पन्न हो गया है और चीन इन पर बांध बनाकर इनके जल पर नियंत्रण रखता है और जब हमारे यहाँ बाढ़ आती तब उस जल को छोड़ देता है, जिससे भयावह स्थिति बन जाती है। तो ये क्या है, तो ये भी एक तरह से विवाद का कारण बन रहा है। अलग अलग विवाद बता रहा हूँ, पहले मैंने सीमा विवाद बताया, अब जल बंटवारे को लेकर भी विवाद है। तिब्बत का मुद्दा भी है। भारत निर्वासित तिब्बत सरकार और आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की मेजबानी करता है। तिब्बत के जो निर्वासित सरकार है, यानी कि तिब्बत के 1958-59 ईस्वी के आसपास वहाँ से सारे के सारे बौद्ध धर्मगुरु भाग भाग कर भारत आ गए। जैसे धर्मशाला जो है वहाँ पर दलाई लामा रहते हैं। इसके अलावा ये भी है, जो तिब्बत की निर्वासित गवर्नमेंट है ना, वो दिल्ली में रहती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और धर्मशाला में तिब्बत के बहुत सारे लोग रहते हैं जो फ्री तिब्बत का आए दिन अभियान भी चलाते रहते हैं। दिल्ली में मजनू का टीला जगह है, जहाँ पर तिब्बतियन मार्केट, तिब्बत के बहुत सारे लोग दिखेंगे। तो दलाई लामा का चीन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता उस आदमी को। क्यों? क्योंकि वो आज भी तिब्बत के जो भी लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनका आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो दलाई लामा ही होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और चीन बोलता है भारत को कि दलाई लामा को अपने देश से बाहर करो, हम उसको मान्यता नहीं देते हैं, उनको कोई सार्वजनिक मंच मत दीजिए, कोई भी भारत के नेता उनसे मिलना नहीं चाहिए। इस तरह के दावा कौन करता है, तो चीन करता रहता है। चीन भारत पर तिब्बती अलगाववाद का समर्थन करने का आरोप लगाता है कि आप तिब्बती अलगाववाद को समर्थन दे रहे हैं। ये कौन आरोप लगाता है, तो चीन आरोप लगाता है। व्यापार असंतुलन के कारण भी हमारा क्या है, थोड़ा बहुत तनाव होता है कि हम हद से ज़्यादा चीज़ें वहाँ से खरीदते हैं, लेकिन चीन अपने मार्केट में भारत के सामानों को नहीं पहुंचने देता है 100% निर्बाध रूप से 100% नहीं पहुंचने देता है। अगला क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी चिंता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या चिंता है भाई, तो इसके लिए हमारी एक ही चिंता है। क्या है चिंता वो, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो भारत के पीओके से गुजरता है। पीओके भारत का ही है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो, जो भारत का ही हिस्सा है, जहाँ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गुजरता है। और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम करता है। और ये कहाँ तक जाता है, तो नीचे अरब सागर तक इसकी पहुँच है। भारत सरकार ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज की थी कि आप हमारे संप्रभुता को उल्लंघन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, उसमें से आप रोड बना रहे हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ होगा। देखिए, आज आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये छोटा सा हिस्सा, एक्चुअल में अपने पास कश्मीर इतना ही है। ये जो हिस्सा दिखता है ये चीन के पास है। ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ पर मुजफ्फराबाद है, ये पाकिस्तान के तहत आता है। ये पीओके है, ये पूरा रीजन पीओके है, और ये अक्साई चीन का भाग है। ये दोनों के दोनों हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर कौन सा है, तो ये वाला जो हिस्सा छोटा सा दिख रहा है आपको, यही कश्मीर का हिस्सा हमारे पास है। ओके, अगला कौन सा है, चीन के दावों के पीछे। देखिए, आपको मैंने पहले क्या बता दिया कि अलग अलग विवाद जहाँ जहाँ पर हैं सारे बता दिए मैंने। इन विवादों को ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं हमारे संबंध में। अगला है, चीन के दावे के पीछे क्या भू राजनीति है। अब जो चीन हमारे इलाकों पर दावा करता रहता है बार बार, उसके पीछे क्या राजनीति है, उसके पीछे जियो पॉलिटिक्स क्या है। तो चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति, ये उसकी रणनीति है। सैन्य शब्द में सलामी स्लाइसिंग, फूट डालो और जीतो की रणनीति को संदर्भित करती है, जहां विरोध पर काबू पाने, नए क्षेत्रों का अधिग्रहण करने के लिए वृद्धिशील भयादोहन एवं गठबंधनों का इस्तेमाल किया जाता है। चीन के मामले में सलामी स्लाइसिंग की रणनीति दक्षिणी चीन सागर और हिमालयी क्षेत्र दोनों के में क्षेत्रीय विस्तार के उसके दृष्टिकोण में स्पष्ट है, जहां केवल नॉन लैंड पर बल्कि समुद्र में भी अपना हस्तक्षेप बढ़ाना चाहता है और चीज़ों पर नए नए दावे करता रहता है। अजीबोगरीब तरीके का मैप जारी करता रहता है कि पूरा ये क्षेत्र हमारा है, तो
चीन दक्षिण चीन सागर को भी अपने अंदर दिखा देता है और अरुणाचल को भी अपने अंदर दिखा देता है। डोकलाम गतिरोध को प्रायः हिमालय में चीन की सलामी साइजिंग रणनीति का व्यक्ति के रूप में देखा गया था। चीन की रेन जाल कूटनीति भी है एक, जिसमें चीन क्या करता है तो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, जैसे श्रीलंका इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। श्रीलंका को डेब्ट ट्रैप में फंसाकर हबन-टोटा बंदरगाह पर 100% कब्जा कर लिया। अब वहाँ पर पोर्ट सिटी का निर्माण कर रहा है, वो पोर्ट सिटी बना रहा है। उस पोर्ट सिटी में श्रीलंका की पुलिस को भी घुसने से पहले इजाज़त मांगनी पड़ेगी। तब आप समझ सकते हैं कि नव उपनिवेशवाद किस तरह का होता है। और इसका कौन सा उदाहरण है, तो इसका उदाहरण और भी आपको दुनिया भर में मिल सकते हैं। मालदीव मिल सकता है, पाकिस्तान मिल सकता है। इन सभी को उसने डेब्ट ट्रैप में फंसा रखा है और एक बार ऋण जाल में फंसाने के बाद उसका उपयोग अपने सामरिक हित के लिए करता है। जैसे हबन-टोटा बंदरगाह चीन को जो मिल गया है, उसका सोचिए वो कितना बड़ा सामरिक उपयोग कर रहा है। आए दिन वहाँ पर जासूसी जहाज भेजता रहता है पानी वाला, और भारत की जासूसी करता रहता है वहाँ से बैठकर। तो ये क्या था, तो उसका ऋण जाल डिप्लोमेसी का एक उदाहरण हो सकता है। चीन की 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत की रणनीति क्या है, इसको जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पद का उपयोग तिब्बत के संबंध में चीन के क्षेत्रीय दावों व रणनीतिक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 5 फिंगर्स जो हैं ये तिब्बत के आस पड़ोस के 5 वो इलाके हैं जिसको चीन बोलता है कि सब के सब तिब्बत के ही भाग थे, जिसमें एक फिंगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश भी है। ठीक है, 5 फिंगर्स निम्नलिखित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन कौन सा, तो लद्दाख एक, दूसरा नेपाल, तीसरा सिक्किम। ये नेपाल को उसने पूरा 5 फिंगर्स में घोषित कर रखा है। सिक्किम भी है, भूटान भी है और अरुणाचल भी है। 1 2 3 4 और अरुणाचल अगला होगा। इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश है अगला। तो यानी कि ये सबके जो पांचों के पांचों हैं ये कभी न कभी तिब्बत के हिस्सा रहे थे, इसलिए 5 फिंगर्स बोलता है। इन पर कई बार दावा करता है। सिक्किम का जो हमने भारत में विलय किया था वो चीन को नागवार गुजरा था। भूटान को भी 5 फिंगर्स का हिस्सा मानता है, अरुणाचल को भी मानता है, अरुणाचल पर इसलिए दावा भी करता रहता है कई बार। तब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा विस्तारवादी रणनीति है इसका। अगर हम इसको उसी भाषा में जवाब देना नहीं सीखेंगे तो कल को ये हमारे घर में घुस आएगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसलिए हमारे सरकार को चाहिए कि भाई हर मुद्दे पर तब तक कुछ भी बात ना करे जब तक ये मुद्दा सुलझे ना, कि कल को तुम अरुणाचल पर दावा कर तो हम भी एक मैप जारी कर दें, बीजिंग को हम अपना राज्य दिखाते हैं। ये भी तो हो सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका सामना किससे हो रहा है, वो किस तरह की रणनीति रखता है। ओके, चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स के द्वारा भारत की रणनीति घेराबंदी भी की जाती है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है, तो चीन का स्ट्रिंग ऑफ पल्स एक भू राजनीतिक और राजनीतिक रणनीतिक पहल को संदर्भित करता है, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न रणनीतिक स्थलों पर चीन द्वारा वित्त पोषित स्वामित्व या नियंत्रण वाले बंदरगाह, अन्य समुद्री अवसंरचना सुविधा के एक नेटवर्क का निर्माण करना शामिल है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे भारत है तो भारत के आस पड़ोस में यहाँ पर हबन-टोटा बना लो, यहाँ पर बांग्लादेश बना लो, यहाँ पर पाकिस्तान बना लो। इन सब को जोड़ते जाइएगा, आपको दिखेगा कि भारत को चारों तरफ से घेरने की रणनीति बन रही है, बंदरगाहों के चेन के द्वारा। और क्या करने के द्वारा, तो लैंड के एक चेन के द्वारा आप देखेंगे जगह जगह पर हमें घेरने की कोशिश हो रही है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति जो है ये भी चीन का ही है। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स से जुड़े कुछ उल्लेखनीय स्थानों, पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका का हबन-टोटा, बांग्लादेश का चटगांव जो था अब चटगांव हो गया, पहले चटगांव नाम था उसका, कभी हमारा ही हिस्सा था। बंदरगाह हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जिबूती एक देश है जहाँ पर सभी जो बड़े देश हैं दुनिया के भारत को छोड़कर उन सभी का सैन्य अड्डा है और इसी से जिबूती कमाई करके खाना खाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है आपको दिखा होगा, अफ्रीका महादेश का देखा होगा, तो ऐसे है, यहीं पर जिबूती है ना। इसका स्पेलिंग डी से शुरू होता है, डी जिबूती बोलते हैं, डी साइलेंट है यहाँ पर। ओके, ये सब के सब हिंद महासागर में क्षेत्र हैं जहाँ पर चीन का सैन्य मौजूदगी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सैन्य रूप से मौजूद है वहाँ पर चीन, और सारे के सारे हमारे आस पड़ोस में ही इकट्ठे हैं ये। इससे क्या हो सकता है, कल को अगर हमारा युद्ध होगा तो हमें इन सभी जगहों से आक्रमण झेलना पड़ सकता है। तो हमारी क्या रणनीति है इसके लिए, क्या कुछ नहीं किया हमने, आगे दिखाऊंगा हमने भी कुछ किया है गुरु, हम ऐसे ही पीछे थोड़ी ना है। चीन के आक्रामक कदमों पर भारत की प्रतिक्रिया अब यहाँ से शुरू हो रहा है। वैश्विक रणनीतिक संगठन, पहला भारत ने शुरू किया कि भाई रणनीतिक रूप से दुनिया के देशों को एक किया जाए, जो सब देशों को चीन से दिक्कतें हैं उन सभी को एक करके अलग अलग संगठन का हिस्सा बनाया जाए।
जिसका एक है आपको क्वाड दिखेगा, एक I2U2 भी दिखेगा, जैसे भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE है। इस तरह के संगठन को भारत क्या कर रहा है, मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हमने शुरू किया। किसके बदले, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था BRO जो है, उसके बदले हमने क्या शुरू किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बदले तो भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो यहाँ से शुरू होकर सऊदी अरब और UAE होते हुए इजराइल तक जाएगी, भूमध्य सागर में उतर के वो डायरेक्ट यूरोप तक जाएगी। चीन का जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पुराने सिल्क रूट को जिंदा करने की इनिशिएटिव, उसके बदले में हमने हमारे यहाँ से भी तो पहले व्यापार होता था गुप्तों के समय, मौर्यों के समय में, उस रूट को हमने जिंदा करने की कोशिश की है। क्योंकि मिडिल ईस्ट आज से हमारा व्यापारिक भागीदार नहीं है, यूरोप आज से हमारा व्यापारिक भागीदार नहीं है, बहुत पहले से है। तो इसलिए हमने इसको जीवित करने की कोशिश की है, शुरू करने की कोशिश की है। IMEC सबसे पहला हमारा जवाब था किसका, तो BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पहला हमारा जवाब था क्या, तो IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, कहाँ से चलेगा ये, तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर भारत के मुंबई तक आता है ये, और वहाँ से शुरू होकर आएगा, जिसमें रोड और समुद्री मार्ग का चेन बना हुआ है, रूस से चलकर डायरेक्ट भारत तक आने के लिए। ओके, 7200 किलोमीटर व्यापक मल्टी मोड परिवहन नेटवर्क का सृजन करता है, जो हिंद महासागर, फारस की खाड़ी, कैस्पियन सागर को आपस में जोड़ते हुए भारत तक पहुंचता है। ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह, जिसको हम बना रहे हैं, इसका मुख्य नोड होगा। अरब सागर और होर्मुज जल संधि में चीन की गतिविधियों पर रणनीतिक रूप से नजर रखने के लिए हमने चाबहार बंदरगाह को स्पॉन्सर किया हुआ है। IORA को मजबूत कर रहे हैं, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को हम मजबूत कर रहे हैं कि भारतीय हिंद महासागर के आस पड़ोस में जितने देश हैं, चीन को छोड़कर, क्योंकि चीन का तो हिंद महासागर में देश नहीं है, वो उसको छोड़कर जितने हिंद महासागर के आस पड़ोस के देश हैं, जो चीन के भी व्यापारिक भागीदार हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, उन सबको एक करके हमने बताया कि भाई देखो, ये अपना तालाब है, इसकी रक्षा करना हमारा काम होगा। भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति, अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चीन के स्टिंग ऑफ पल्स रणनीति के जवाब भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड, यानी कि आप अगर हमें चेन पहनाओगे तो हम उसमें डायमंड लगा देंगे, नेकलेस लगा देंगे। देखिए ये क्या है रणनीति जवाब, भारत नेकलेस ऑफ डायमंड, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी है जो पूछा भी जा सकता है पीटी में आपसे। रणनीति अपनाई है जहां अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ाकर, सैन्य अड्डों का विस्तार कर, क्षेत्रीय देशों के साथ राजनयिक संबंध को मजबूत कर चीन को घेरने पर बल दिया गया है। इस रणनीति का उद्देश्य हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्रों में चीन के सैन्य नेटवर्क और प्रभाव का मुकाबला करना है। उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पल्स बनाया, तो हमने ये बनाया, हमने भी पूरा चीन को घेर डाला। कहाँ से, मंगोलिया में अपनी उपस्थिति से, चाबहार में अपनी उपस्थिति से, यहाँ ओमान में अपनी उपस्थिति से, सेशल्स में अपनी उपस्थिति से, उसके अलावा यहाँ तो अपना लक्षद्वीप में और अंडमान में तो है ही, यहाँ पर अंडमान में है ही, सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप में है ही। उसके अलावा यहाँ पर भी हमारा है उपस्थिति, सिंगापुर में, वियतनाम में भी है, जापान में भी हमारी उपस्थिति है। इतने सारे जगहों पर हमने भी अपनी उपस्थिति बनाकर पूरे चीन को घेर डाला कि भाई साहब घेरना हमें भी आता है, आपको ही नहीं आता है, ठीक है। तो हम कोई हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए नहीं हैं। इसके अलावा हम अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका आजकल वार्तालाप में लगा हुआ है, चीन के साथ में अपने रिश्ते नॉर्मल कर रहा है। जैसे हमने अमेरिका के साथ ये सारे के सारे एग्रीमेंट को साइन किया है, ये आपको पता होना चाहिए, सारे एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। इसके अलावा जापान के साथ मिलकर हमने सप्लाई चेन रिलेशंस बनाया है, आपको पता होगा। क्वाड जैसे संगठन का निर्माण किया है। हिमालयन क्वाड एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, जो जिसमें कौन कौन शामिल हैं, इसमें चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान शामिल हुए हैं हिमालयन क्वाड में। और पाकिस्तान भी अपना पड़ोसी जो देश है वो किसका भाग बनता जा रहा है, तो BRI का, एक तरह से चीन का उपनिवेश बनता जा रहा है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको दिक्कतें बताई है। उसके अलावा मैंने ये भी बताया कि भारत किस प्रकार से रणनीतिक रूप से इनको टैकल करने की कोशिश कर रहा है, और चीन के साथ दरअसल हमारी दिक्कतें कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर विवाद है, वो सारा कुछ मैंने बताया है आपको। और ये भी बताया नेकलेस ऑफ डायमंड की रणनीति क्या है, या स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है, BRI के बदले हम और क्या कीजिए कर रहे हैं, सब कुछ मैंने आपको समझाया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला न्यूज़ क्या है कि भारत सरकार ने क्या किया है, सर्ट-इन नामक एक संस्था है, इसको RTI के दायरे से बाहर कर दिया, यानी कि अब सर्ट-इन पर RTI नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सर्ट-इन जो संस्था है इस पर अब RTI नहीं किया जा सकता, RTI के तहत इससे जवाब नहीं माना जा सकता है। तो सर्ट-इन क्या है, किस मंत्रालय के तहत में आता है, किस प्रकार से काम करता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम।
देश में साइबर से जुड़े हुए अगर कोई हमले होते हैं, मालवेयर आता है, भारतीय नागरिकों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो सर्ट इन उसकी सबसे पहली जवाबदेही बनेगी इन सब चीज़ों को टैकल करने की। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट इन, इसके बारे में बता देता हूं क्योंकि यूपीएससी पीटी में इसके बारे में पूछा गया था एक बार, और ये किस मंत्रालय के तहत में आता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आरटीआई जो है वो कब लाया गया था और क्या होता है, बेसिक जानकारी है। 2019 में चूँकि उसमें संशोधन किया गया आरटीआई में, तो इसलिए उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगा। सर्ट इन क्या है, तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सरकार द्वारा आदेशित गवर्नमेंट मैंडेटेड एक सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संगठन है। आईटी के लिए एक सुरक्षा संगठन है जो आईटी को सुरक्षित करता है। इसका सृजन 2004 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसका संचालन भी इसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो बनाया गया था उसी के द्वारा 2000 ईस्वी में बनाया गया था एक्ट, उसी के द्वारा इसको सारे अधिकार मिलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो सर्ट इन के कुछ उद्देश्य इस प्रकार से हैं। कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़ी हुई घटनाओं के संदर्भ में कार्रवाई करना, कमजोरियों के विषय में रिपोर्ट करना। जैसे आपने सुना होगा कि सर्ट इन ने इस मालवेयर को खतरा बताया है, आए दिन न्यूज़ में आता रहता है। देश भर में आईटी सुरक्षा के संबंध में प्रभावों कार्यों को बढ़ावा देना। धातव्य है कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की देखरेख संबंधी जिम्मेदारी सर्ट इन की ही है, और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसी मंत्रालय के तहत में सर्ट इन काम करता है। अब आरटीआई अधिनियम के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है पीटी मेंस में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के प्रश्नों का समय पर जवाब देना अनिवार्य बनाता है। अगर आप कोई भी प्रश्न पूछने जाएंगे सरकार से, आप किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं, तो संबंधित डिपार्टमेंट में आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं 10 रुपये के मामूली शुल्क पर। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए, ऑडियो के फॉर्मेट में चाहिए, वीडियो के फॉर्मेट में चाहिए, तो जिस फॉर्मेट में वो सूचना उपलब्ध होगा उस फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा गवर्नमेंट के आर्काइव से या जहां से भी संभव होगा वहां से। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और किसी भी डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं आप। ये क्या था, तो ये देश में नागरिकों को जो सरकार से जानकारी चाहिए थी उसके लिए एक सबसे बड़ा अधिकार प्रदान किया गया, और सरकार को नागरिकों के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए सबसे बड़ा एक्ट था ये सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में आज़ादी के पश्चात, है ना। और इसके लिए बहुत सारे प्रदर्शन वगैरह भी हुए थे। इसको लाने के लिए आपको याद होगा, अगर तो कहाँ से याद होगा, मुझे भी याद नहीं है, तो मैंने भी बस पढ़ा है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना, वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र का लोगों के लिए कार्य करना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 क्या था, संशोधन अधिनियम। 2019 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया, इसमें प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त व एक सूचना आयुक्त केंद्र के साथ साथ राज्यों के केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पद धारण करेंगे। इस संशोधन से पहले इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। देखिए, कार्यकाल की स्वतंत्रता होती है। जैसे अगर इलेक्शन कमिश्नर हैं तो उनको कार्यकाल की स्वतंत्रता होती है। केंद्र सरकार ये नहीं तय करेगी कब से कब तक ये पद पर रहेंगे। पहले जो सूचना आयुक्त होते थे वो 5 सालों के लिए रहते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने बोला कि हम तो माए बाप हैं, अब हम जितने दिन बोलेंगे उतने दिन रहोगे आप उस पद पर, हम जब चाहें तब लगा सकते हैं, जब चाहें तब हटा सकते हैं। इसका मतलब क्या था कि नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जिस संस्था का निर्माण किया गया, संशोधन के द्वारा कहीं न कहीं उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये आलोचनात्मक जब आप लिखते हैं तो इस तरह के पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त केंद्र के साथ साथ राज्यों के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा संबंधी शर्तें केंद्र द्वारा निर्धारित की जाएगी। वेतन, भत्ते व अन्य सेवा संबंधी शर्तें पहले एक्ट के द्वारा निर्धारित थी, अब उसको कर दिया कि केंद्र सरकार इन सब का निर्धारण करेगी। तो ये भी एक क्या था, ये भी इसको ज़्यादा शक्ति देने की जगह पर इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। इस संशोधन से पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा संबंधी शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान थी। यानी कि जैसे चुनाव आयुक्त को स्वतंत्रता है, वेतन, भत्ते इन सब में कटौती नहीं की जा सकती उनके पद पर रहते हुए, और ये उनको स्वायत्तता से प्रदान किया गया था। अब उस पर नियंत्रण किसका होगा, तो केंद्र सरकार का हो गया है सूचना आयुक्त के वेतन भत्तों पर। सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा संबंधी शर्तें एक चुनाव आयुक्त, राज्य के मामले में राज्य चुनाव आयुक्त के समान थी, लेकिन अब वो क्या कर दिया है, अब केंद्र सरकार की मनमर्जी से होगा। अगला क्या है, इसमें मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। देखिए, स्टेट लेवल पर अलग होता है, सेंटर लेवल पर सूचना आयुक्त होते हैं। एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो उसका अलग कार्यालय होता है, उसके अंदर कार्य करते हैं। फिर राज्यों में अलग अलग ऑफिस है सूचना आयोग का सारा आप जाकर मांग सकते हैं, वहाँ पर आरटीआई फाइल कर सकते हैं। राज्य सूचना आयुक्त के लिए पेंशन या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए
के कारण वेतन कटौती संबंधित खंडों को समाप्त कर दिया गया जो उन्हें उनके सरकारी नौकरी के लिए प्राप्त हुए थे। आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 की आलोचना कानून को कमजोर करने और केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां देने के आधार पर की गई थी। इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है कि ये कहीं न कहीं कानूनों को कमजोर कर रहा है और केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित हो रहा है किस पर, तो आरटीआई जो बॉडी है उस पर, राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो कार्यालय है, सूचना आयुक्त का जो कार्यालय है, उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो रहा है, ऐसी आलोचना की जाती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सूचना आयुक्त क्या होते, कब इसमें संशोधन हुआ है, तो 2019 ईस्वी में संशोधन हुआ है और 2005 ईस्वी में ये अधिनियम लाया गया था। ठीक है, आगे चलें। अगला जो न्यूज़ है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये केंद्र सरकार ने शुरू किया था किस चीज़ को, तो ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस आने से क्या हुआ बंधुओं, ईडब्ल्यूएस के आने से हुआ कि इंदिरा साहनी बाद में जो 50% रिजर्वेशन का दिया गया था फॉर्मूला, वो समाप्त कर दिया गया। यानी कि 50% रिजर्वेशन का जो दिया गया था, भाई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, वो चीज़ समाप्त हो गया किससे, तो ईडब्ल्यूएस लाने से। सेंटर ने लाया उसको और वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट से भी वेरीफाइड हो गया। उसके बाद बिहार में आप देखते हैं कि 65% के करीब में रिजर्वेशन है, जातिगत आधार पर 10% है, इकोनॉमिक आधार पर, तो 75% रिजर्वेशन वहाँ पर भी है। तो अब क्या कर रही है केंद्र सरकार, एक और चीज़ को शुरू कर रही है। क्या है भाई, तो जैसे आपने देखा होगा सेंटर में केवल ओबीसी होता है, ईबीसी नहीं होता है, लेकिन भारत सरकार इसको मैडिगा, क्या नाम है इसका, मैडिगा या माडिगा इसको कहा जाता है, कम्युनिटी है। क्या है वो, मैडिगा, मैडिगा या माडिगा, ये क्या है, तो देख रहे हैं जिनका हाथ पकड़ कर उठा रहे हैं ना, ये माडिगा। ये कौन है, तो ये लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, 1994 ईस्वी से संघर्ष कर रहे हैं कि एससी में भी हम पिछड़े हुए एससी हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि एससी के कुछ जातियां जो हैं, जैसे ओबीसी में कुछ जातियां जो हैं वो बीसी में आती हैं, कुछ ईबीसी में आती हैं, उसी प्रकार से एससी में भी तो हो सकता है कि कुछ जातियां एससी में आती हो और कुछ एससी से भी पिछड़े एससी में आती हो। जैसे ट्राइब में भी, एसटी में भी, पीवीटीजी हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है कि ट्राइब में भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब, जनरल में भी हमने बनाया हुआ है कि इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड वाले जनरल, ईडब्ल्यूएस, है ना। ओबीसी में भी हमने बनाया हुआ है ओबीसी और ईबीसी बनाया हुआ है ना, तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। तो अब एससी में भी मांग हो रही है और उसको चुनाव के चक्कर में दे भी दिया जाएगा, मुझे हिसाब से, मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों संघर्ष कर रहे हैं मैडिगा समुदाय। कहाँ पर रहते हैं ये, तो तेलंगाना के आस पड़ोस के इलाकों में इनका काफ़ी ज़्यादा निवास है और वहाँ का तेलंगाना की एससी आबादी जो है, माना जाता है कि एससी आबादी का 60% हिस्सा कौन सा है, तो मैडिगा है। अब इनका वोट चाहिए किसको, तो वहाँ की सरकारों को, और ये बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं। और इन्होंने पहले कांग्रेस को समर्थन दिया था, मैडिगा समुदाय के लोगों ने, कि भाई आपको हम समर्थन दे रहे हैं, आप हमें एससी में भी अलग कैटेगरी का दर्जा दीजिए। अब ये भाजपा के साथ, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं और उनसे मांग कर, हमारे प्रधानमंत्री महोदय हो सकता है कि आज या कल में 2-3 दिन में इसका ऐलान भी कर दें कि मैडिगा समुदाय को एससी के तहत भी सब कैटेगराइज किया जा रहा है। तो एससी रिजर्वेशन में भी या तो रिजर्वेशन को बढ़ाया जाएगा या उसमें भी बांट दिया जाएगा कि जैसे 50% पहले था सामान्य वर्ग के लिए, 50% आरक्षित था, तब इस 50% से 10% काट कर दिया गया था ना ईडब्ल्यूएस को। तो उसी हिसाब से एससी रिजर्वेशन में भी सब कैटेगराइज कहाँ पर किया जा सकता, तेलंगाना में। देखिए अगला क्या है इसी में, कि 2024 को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन पार्टियों को, इन जो जातियाँ हैं एससी में भी, एससी जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश है ये, ठीक ना। तो देखिए कौन कौन से और हैं, तो एक है मैडिगा है, एक है मुडी राजू है और एक है मुन्नूर। इसी प्रकार के जो अलग अलग कम्युनिटी हैं जिनको एससी में बहुत ज़्यादा वहाँ पर हिस्सा है, दक्षिण के क्षेत्रों में, उसको बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए कमेटी बनाया जाएगा। और कमेटी क्या करेगी, कमेटी रिकमेंड करेगी। देखिए कोई भी काम सरकार ऐसे ही नहीं कर देती है, उसको चाहिए होता है रेफरेंस। एक कमेटी बना देगी, कमेटी को पहले ही बता देगी तुम्हें क्या क्या रिकमेंड करना है, वो कमेटी रिकमेंड कर देगी और उसके आधार पर क्या होता है तो एससी में भी सब कैटेगराइज किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा न्यूज़ है, ये एक शुरुआत हो रही है, आप समझिएगा इस चीज़ को। एससी रिजर्वेशन जो है इसको लेकर कई सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं। मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एससी वर्ग में कुछ ऐसे वर्ग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिला है और उनके बाल बच्चे जो हैं वही फिर से रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं। जो रियल में गांव में रहने वाले पिछड़े हुए आदि समुदाय हैं एससी वर्ग में, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके कारण से ये भी रिकमेंड किया था कि जिस प्रकार से ओबीसी रिजर्वेशन में आप लोगों ने क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया 8 लाख रुपया वाला, उसी प्रकार से एससी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान लाना पड़ेगा आपको। किसने रिकमेंड किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया था।
तो ये एक नया शुरुआत हो रहा है। अब इस देखिए कहाँ तक फैलता है। बिहार में भी जा सकता है। बिहार में भी कुछ ऐसी समुदाय हैं जिनके पास थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व तो है और बाकियों के पास नहीं है। तो ये मुझे बताना था। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर रहा। छोटा सा वीडियो होता क्योंकि आज न्यूज़ कम थे, इसीलिए आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन छोटा ही रहा। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।